क्या आपको पता है इंडिया में हर चौथा पंखा क्रॉम्पटन का है। और यही नहीं, क्रॉम्पटन मार्केट लीडर है रेसिडेंशियल पंप्स और स्ट्रीट एलईडीज में। वेलकम टू फिनटेस्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपेयर करेंगे इसे इस सेगमेंट के लीडर्स के साथ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। 2015 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जो कि एक 70 साल पुरानी कंपनी थी, उसका डीमर्जर हुआ और एक सेपरेट एंटिटी बनाई गई जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करती थी और उसको नाम दिया गया क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, CGCEL। इस वीडियो में हम इसको क्रॉम्पटन ही बोलेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्रॉम्पटन ECD मार्केट मतलब इलेक्ट्रिकल्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के मार्केट की एक लीडिंग प्लेयर है जो बहुत सारे टाइप के फैंस, बल्ब्स, पंप्स, वाटर हीटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, टोस्टर्स, आयरन्स एंड इलेक्ट्रिकल लैंटर्न्स बनाती है। कंपनी का फैन बिजनेस में 27% का मार्केट शेयर है और हाउस होल्ड पंप्स और स्ट्रीट लाइटिंग में मार्केट लीडर है। कंपनी के 3,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इनके प्रोडक्ट्स 1 लाख से ज़्यादा दुकानों पे अवेलेबल हैं। इसके साथ ही कंपनी के 500 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स भी हैं। कंपनी का 78% रेवेन्यू ECD सेगमेंट से आता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट होता है, और 22% रेवेन्यू लाइटिंग बिजनेस से आता है। क्रिसिल ने कंपनी को AA पॉजिटिव रेट किया है विद स्टेबल आउटलुक फॉर लॉन्ग टर्म और A1 प्लस रेट किया है फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये हाईएस्ट रेटिंग है और लॉन्ग टर्म में सेकंड हाईएस्ट। चलिए अब कंपनी के प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो फैंस में कंपनी हर टाइप के फैंस बनाती है, टेबल फैन से लेके स्टैंडिंग फैन से लेके मेन फैन तक। इनके कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि साइलेंट प्रो फैन, ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते, तो ये काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसके लिए। इसके साथ ही कुछ एक ऐसे भी फैंस हैं जिस पे इन्होंने नैनो पार्टिकल की कोटिंग की है जिस पे धूल नहीं जमती, तो मैं तो वो प्रोडक्ट ज़रूर लूँगा। उसके साथ ही ये पंप्स भी बनाते हैं जो कि ये मार्केट लीडर हैं छोटे पंप्स में, जो कि रेसिडेंशियल और हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं। इसके साथ ही ये लोग अब सोलर पंप की कैटेगरी में भी एंटर कर रहे हैं, जिसके जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। कंपनी छोटे एलईडी बल्ब से लेके मैसिव 500 वॉट के एलईडी पैनल्स और फ्लड लाइट्स तक मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के कुछ इनोवेटिव आईओटी प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि मोबाइल की ऐप या फिर वॉइस कंट्रोल से कंट्रोल किए जा सकते हैं। रूरल इंडिया को ध्यान में रखकर कंपनी ने कुछ ऐसे एलईडी बल्ब्स भी लॉन्च किए हैं जिसमें इनबिल्ट 4 आवर्स का बैटरी बैकअप तक रहता है, तो अगर लाइट भी चली गई तो भी एटलीस्ट 4 घंटे तक वो बल्ब जलता रहेगा। उसके साथ ही कुछ एंटी बैक्टीरियल एलईडी बल्ब्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं जो कि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है। चलिए पहले इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैन बिजनेस से। तो फैन बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि 2023 तक 125 बिलियन रुपीस को क्रॉस करेगा, जो कि 11% की CAGR की ग्रोथ रेट है। कंज्यूमर की डिमांड में शिफ्ट आ रहा है और अब उन्हें सस्ते फैंस की जगह थोड़े प्रीमियम और फीचर वाले फैन अट्रैक्ट कर रहे हैं। रूरल इंडिया में भी आज भी फैंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कंपनी का मिशन है रूरल मार्केट को बहुत जल्दी से जल्दी कैप्चर करना और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 और 2022 में जो फैंस के इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और प्रीमियम सेगमेंट था, वहाँ पे एक शिफ्ट देखने को आपको मिल रहा है। 2017 में इकोनॉमी जो सस्ते फैंस होते हैं 1500 से नीचे वाले, उनका शेयर परसेंट काफ़ी गिर रहा है और अभी सिर्फ 35% के आसपास है। प्रीमियम फैंस अगर आप देखेंगे तो वो 2017 में सिर्फ 15% था, जो कि आज की डेट में 20% हो गया है। वहीं जो स्टैंडर्ड है वो भी 41% से ग्रो होकर 45% तक पहुंच गया है। चलिए अब लाइटिंग इंडस्ट्री को देखते हैं। पिछले कुछ सालों में एलईडीज ने फिलामेंट बल्ब्स को अर्बन मार्केट से ऑलमोस्ट रिप्लेस ही कर दिया है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं ये 5 to 6% की CAGR ग्रोथ से ग्रो करेगा। रूरल हाउसहोल्ड्स में भी अभी तक एलईडी का पेनिट्रेशन बहुत कम है और वहाँ काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ अर्बन मार्केट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले डिवाइसेस का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है,
जो कि नेक्स्ट जनरेशन के एलईडी बल्ब्स का बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। गवर्नमेंट भी एलईडीज को बहुत प्रमोट कर रही है और हर तरफ कन्वेंशनल बल्ब्स को एलईडी से रिप्लेस कर रही है। इसके साथ ही वाइट गुड्स की पीएलआई और मेक इन इंडिया से भी इस सेगमेंट को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। तो पंप्स मार्केट को अगर देखें तो ये 7% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है 2021 से लेकर 26 तक। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जैसे पीएम कुसुम के फायदे उठाने के लिए कंपनी अब सोलर पंप्स के सेगमेंट में भी एंट्री कर रही है। मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा शक्ति पंप्स वाला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत डिटेल में सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताया है और पंप की इंडस्ट्री एनालिसिस की है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगी। ये सभी इंडस्ट्रीज़ के कुछ की ड्राइविंग फैक्टर्स भी हैं, उन्हें देखते हैं। तो जैसे जैसे रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का पेनिट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये सारे सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होगी, तब वो और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह को यूज़ करेंगे। तो ये सभी चीज़ें इंडिविजुअल की ग्रोथ से कंपनी की ग्रोथ डिफाइन करेंगी। चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्थ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यूसली लास्ट 5 सालों से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। सिर्फ कोविड के टाइम पे यहाँ पे 2019-20 में, उसके बाद 2021 में थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस की वजह से स्लो डाउन आया था। इबिड्डा मार्जिन भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे हेल्दी रेट में है और ये भी ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कम हुआ था, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया। तो इसकी वजह क्या थी कि एक्सपेंसेस में कमोडिटी के प्राइसेस पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जैसे कि कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम। तो इससे बचने के लिए कंपनी ने अपने काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग की और अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए। उसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ईपीएस भी आप देखोगे तो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और आरओसीई भी एक हेल्दी नंबर पे दिखाई दे रहा है। रेशियोज़ की अगर बात करें तो डेबिटर्स टर्नओवर रेशियो एक अच्छे खासे नंबर पे है। 10 बहुत ही अच्छा नंबर होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे तो पिछले साल थोड़ा सा डिप हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि काफ़ी सारे लॉकडाउन्स थे और कोविड की वेव्स के कारण इन्वेंट्री उतनी ज़्यादा बिकी नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो भी अभी की डेट में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। ये क्यों हुआ है, ये इसको हम डिटेल में देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए थे। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है, अगेन फॉर द सेम रीजन। नेटवर्थ भी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स के नंबर पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप कंपनी का डेट स्ट्रक्चर देखें तो करेंटली इनके पास 480 करोड़ का ग्रॉस डेट है। वो मैं नेक्स्ट 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि कहाँ से इन्होंने जनरेट किया। नेट डेट इनके पास 895 करोड़ का है और टोटल इक्विटी 1931 करोड़ की है। चलिए अब देखते हैं कंपनी लोन कैसे उठाती है। तो कंपनी ने 3 बार नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं, टोटल 480 करोड़ के। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है और इसको आप सिंपल भाषा में एफडी समझ सकते हैं। तो कंपनी अपने एसेट्स के अगेंस्ट एक डिबेंचर रिलीज करती है और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जब पीरियड ओवर होगा डिबेंचर का तो उसमें आपको शेयर नहीं मिलेगा, आपको अपनी ओरिजिनल रकम वापस मिल जाएगी। प्लस जो इंटरेस्ट ये देते हैं उस डिबेंचर पे वो 8.95 था 2016 में और 2020 में लेटेस्ट 7.25 था। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को अच्छी रेटिंग नहीं मिली तो कोई भी वो डिबेंचर परचेज ही नहीं करेगा। तो इनको हाईएस्ट रेटिंग मिली है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, जो कि एक बहुत सेफ साइड डिफाइन करता है। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट से। तो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी इन्होंने और ऐड किया है, प्लांट्स ऐड किए हैं, जो कि अच्छी बात है। गुडविल सेम है इनके पास पिछले साल के कंपैरिजन में, कोई चेंज वहाँ पे देखने को नहीं मिला है। इन्वेंट्रीज की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इनके पास इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा है, जो कि कोविड की वजह से बिकी नहीं थी। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो इन्होंने इस साल बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। कैश और कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंस अगर आप देखें तो ये लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा हैं, जो कि इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं।
तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कि एटलीस्ट इनके पास कैश है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेक्शन अगर देखें तो मेनली इनके पास ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़े से इन्होंने लॉन्ग टर्म के डेट और बढ़ाए हैं। उसके साथ ही जो अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ थी वो भी थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन्स लेते रहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। चलिए अब कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेल्स में सबसे पहले जो दिसंबर क्वार्टर था उसको 2020 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सेल्स तो ज़्यादा हुई, लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर देखोगे तो ये भी पिछले ईयर के क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हुआ है, बट इनको शायद अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि नेट प्रॉफिट उस क्वार्टर के कंपैरिजन में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है। चलिए अब कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं ऑपरेशंस एक्टिविटी से। तो बाकी कुछ तो ऐसा खास नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एक नज़र डालिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 203 करोड़ रुपए इन्हें अभी अपने सप्लायर्स को पे करना है। ये इन्होंने बहुत चालूपना किया कि इन्होंने अभी तक पे नहीं किया। ईयर एंड में जब रिपोर्ट बनी तब तक इन्होंने पे नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कैश शो हो, नहीं तो यहाँ पे क्या होता 867 की जगह 665 का फिगर बचता और कैश यहाँ पे बहुत कम शो करता। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो नेट कैश जो जनरेट हुआ है इस साल वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंस एक्टिविटीज से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने बैंक बैलेंस और टर्म डिपॉजिट को इंक्रीज किया है। ये अपन ने बैलेंस शीट में भी नोटिस किया था क्योंकि इन्हें अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करने के लिए सिक्योरिटी के लिए बैंक बैलेंस चाहिए। उसके अलावा इन्होंने 300 करोड़ रुपए इस साल रेज किए थे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से। यहाँ पे आप देखोगे 170 करोड़ रुपए का जो पुराना डिबेंचर्स था उसको पे ऑफ करने के लिए वो खर्च किए। 187 करोड़ के इन्होंने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। ईयर एंड पे इनके पास 230 करोड़ का बैंक बैलेंस बचा हुआ है। लास्ट ईयर ये नेगेटिव 93 करोड़ था। चलिए कंपेयर करते हैं क्रॉम्पटन को बाकी की कंपनी से, मेनली हैवेल्स से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड ईबिटडा मार्जिन्स और एक्सपेक्टेड पैट, आरओसी, आरओई और पीई। तो स्टार्ट करते हैं हैवेल्स से। तो हैवेल्स लगभग 3 गुनी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से क्रॉम्पटन ग्रीव्स से। तो यहाँ पे आप इनका रेवेन्यू देखोगे जो एस्टिमेटेड है वो ऑलमोस्ट सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहा है जो कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एस्टिमेटेड है 2024 तक। एबिटडा मार्जिन भी आप देखोगे तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का कंपैरेटिवली हैवेल्स से ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। पैट अगर आप देखोगे तो 2021 में 4,804 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 617 करोड़ का पैट था, जो कि काफ़ी अच्छा 12% के आसपास का पैट मार्जिन शो करता है। वहीं अगर आप हेवल्स का देखोगे तो 10,428 करोड़ में 1,000 करोड़ के आसपास का इनका पैट था, जो कि ऑलमोस्ट 10% पैट को शो करता है। तो इस मामले में क्रॉम्पटन ज़्यादा बेटर दिखाई देती है। आरओसी और आरओई अगर आप देखोगे तो क्रॉम्पटन हेवल्स से बहुत अच्छी है। पीई भी अगर आप देखोगे तो क्रॉम्पटन का काफ़ी कम रहने वाला है और करेंटली भी काफ़ी कम है हैवेल्स के कंपैरिजन में। सेक्टर का पीई करेंटली 65 पे स्टैंड करता है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप देखोगे दिसंबर 2020 में कंपनी के शेयर प्रमोटर्स के पास 17.42% का शेयर होल्डिंग था, जिसमें से 65.59% का प्लेज्ड था। तो इनके जो उस टाइम प्रमोटर्स थे ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे, अमल्फियाको और मैक्रिज इन्वेस्टमेंट्स पीटी लिमिटेड। इन दोनों ने अपना स्टेक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अब 5.99% का शेयर इनके पास बचा है, क्योंकि ये एक ओन हाउस ब्रांड नहीं था जब बना। ये एक अलग से सेपरेटेड एंटिटी बनाई गई थी और किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली बिजनेस नहीं है। तो इनका एग्जिट कंसर्निंग तो है, लेकिन अब ऑलमोस्ट इनके पास नेग्लिजिबल होल्डिंग बची है तो अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एफआईआई के पास एक बहुत मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, 40.17% की मेजर स्टेक होल्डिंग है। वहीं डीआईआई भी देखोगे तो 43.17% कंपनी का ओन करते हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास सिर्फ 10.66% का शेयर है और जो प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ अब 5.99 पे स्टैंड करते हैं। यह नंबर ऑफ एफआईआई आप देखोगे तो 349 है, वहीं डीआईआई 37 है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो से। कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और इंडस्ट्री भी एक हेल्थी रेट से ग्रो करने वाली है फ्यूचर में।
रिस्क बस रॉ मटेरियल और कमोडिटी प्राइसेस का है, कंपनी के प्रमोटर्स की गिरती हुई शेयर होल्डिंग। बट कंपनी के प्रमोटर्स के पास अब वैसे भी कोई खास शेयर बचा नहीं है, तो इसको अब कुछ हद तक इग्नोर किया जा सकता है। कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ और पास्ट को देख के मैं इसको 7/10 रेट करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आप चाहते हैं मैं किसी और कंपनी का भी एनालिसिस करूं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।